फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और आज हम लोग करने वाले हैं माइनर पेपर हिंदी। ठीक है, तो मैं मॉर्निंग वॉक आता हूँ, सोचता हूँ कि इधर ही एक वीडियो बना लूँगा ना तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे मैं वीडियोस बनाता हूँ। देख रहे हैं, लग रहा है ना लग्जरी होटल। यहाँ पे आके अनाउंसमेंट कुछ भी करते हैं। तो हमेशा गाँव में आप लोग देखते होंगे कि घर में वीडियो बनाता है, खेत में। तो आज जो है हम होटल में वीडियोस बनाएंगे। ठीक है, तो मोबाइल स्टैंड तो नहीं लाए हैं, और इसलिए मैं इसका प्रयोग करता हूँ रखने के लिए, मोबाइल की जगह पे। ठीक है, इसका प्रयोग करेंगे, रखेंगे और आप लोग का क्लास शुरू करेंगे। इस होटल का प्राइस मालूम है बहुत हाई रखता है इन लोग यार। ठीक है, मेनू चार्ट है तो मैं दिखाऊंगा, मेनू चार्ट नहीं है यहाँ पे। एक अगर आप कॉफ़ी पीजिएगा तो 99 का है, 99 का। ठीक है, एक अंडा खाइएगा तो 100 का है, 2 इडली का 100 का है। ठीक है, मतलब 100 से नीचे कुछ भी नहीं है। सिंपल एक चाय का 99 है। चलिए, तो आज हम लोग करने वाले हैं कोल्हान यूनिवर्सिटी माइनर पेपर हिस्ट्री इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर। पेपर का नाम है सेमेस्टर 2 में MN2A जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है दो गो है। पहला आपका PYQ है एक सेट, और एक है आपका नोट्स, और दोनों ज्ञान सागर ऐप पे अपलोड है। ठीक है, तो आज हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं क्या, PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पेपर का नाम क्या है, इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर। मैं एक बार सिलेबस को दिखा देता हूँ, उसके बाद ये PYQ दिखाऊंगा, उसके बाद फिर आपको सॉल्यूशन दिखाऊंगा। ठीक है, सो दिस इज योर सिलेबस। ये आपका सिलेबस है। ठीक है, और इसमें आपको पढ़ना क्या है, कोल्हान विश्वविद्यालय चाईबासा सेमेस्टर 2। इसमें पढ़ना है आपको इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, सेमेस्टर 2। तो देखिए, इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर पढ़ना है इसमें आपको। ओके, और टोटल 5 यूनिट है। ठीक है, कितना यूनिट है, 5 गो। इसमें पहला जो है आपका ये यूनिट 1 हिस्ट्रियोग्राफी ऑफ इंडिया है। यूनिट 2 जिसमें आपको क्या पढ़ना है, तो गांधार स्कूल और मथुरा स्कूल और चोल और ब्रोंज, ठीक है, इनके बारे में पढ़ना है। यूनिट 3 आपको आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ना है। ठीक है, जिसमें आपका बहुत सारा है, सांची का स्तूप है। ठीक, फिर आपका मतलब जब मैं इसको नोट्स कराऊंगा तब करवा दूंगा। ठीक है, बृहदेश्वर है, खजुराहो का मंदिर के बारे में जानना है, जामा मस्जिद के बारे में जानना है। ठीक है, नेक्स्ट हुमायूं के मकबरे के बारे में जानना है। ठीक है, फिर आपका यूनिट 4 है पेंटिंग। पेंटिंग में आपको क्या जानना है, तो अजंता और एलोरा। ठीक है, इनमें जो पेंटिंग बनी है उसकी विशेषताओं के बारे में जानना है। मुग़ल साम्राज्य में जितने भी चीज़ें बनी हैं उनके बारे में जानना है। ठीक है, बंगाल स्कूल पेंटिंग के बारे में जानना है। फिर आपको क्या, तो कंगरा पेंटिंग के बारे में जानना है। फिर आपका पटना कलाम के बारे में जानना है। नेक्स्ट क्या पढ़ना है आपको, तो मधुबनी पेंटिंग के बारे में पढ़ना है। यूनिट 6 में आपका है क्या, एथनिक पेंटिंग ऑफ झारखंड, यानी कि झारखंड के जितने भी आपका जनजातीय क्षेत्रों में होता है, जैसे कि कोहबर हो गया। ठीक है, वॉल पेंटिंग जो दीवार में नहीं करते हैं जी हम लोग, दीवार में मिट्टी का दीवार में वो पेंटिंग बनाते हैं। ठीक है, अलग अलग फूल का, पौधा का। ठीक है, बच्चा का, और क्या बोलते हैं, हाथी का, घोड़ा का पेंटिंग बनाते हैं। सोहराय पेंटिंग के बारे में जानना है, जादू पटिया के बारे में जानना है। और यूनिट 5 है आपका जिसमें आपको व्यूइंग एंड रिपोर्टिंग फील्ड वर्क। ये आपको फील्ड वर्क होता है अलग से, मतलब जाके गांव में जाके विजिट करना होता है। तो हम लोग सब तो गांव से ही हैं ना। चलो देखिए क्वेश्चन पेपर। तो मैं आप लोग का जो है नोट्स का PYQ, ठीक है, सॉरी क्वेश्चन आंसर कल करवाऊंगा, आज PYQ करेंगे। ये आपके सीनियर सेशन यानी कि 23-27 सेशन का पूछा हुआ क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, माइनर पेपर हिस्ट्री सेमेस्टर 2 देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपका आ जाता है सबसे पहले ग्रुप ए। ठीक है, पेपर आपका कितने मार्क्स का होगा, 75 मार्क्स का। पास करने के लिए 30 नंबर लाना होगा। सबसे पहले ग्रुप ए है। ग्रुप ए आपका 15 मार्क्स का है, जिसमें से पहले 1 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चन है। ठीक है, और इसमें बताया गया है कि भैया आपको बताना है सही है या गलत कथन है। ठीक है, तो ए नंबर में है हमारा द गांधार, ठीक है, स्कूल ऑफ आर्ट डेवलप्ड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ कुषाण। ठीक है, यानी कि कुषाण के शासनकाल के दौरान गांधार कला का विकास हुआ, ये कथन सही है या गलत है। फिर दूसरा है मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट ने अपनी मूर्तियों में
लाल बलुआ पत्थर का उपयोग किया। तो ये जितने भी क्वेश्चन हैं इन सभी को मैंने अरेंज करके लिखा भी है और उसके आंसर भी साथ में दिए हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहीं से करते हैं। जैसे कि ग्रुप ए का सबसे पहले करेंगे। ठीक है, कि क्वेश्चन क्या था। अच्छा, क्वेश्चन को यहाँ पे मैंने जो है केवल इंग्लिश में लिखा है ना, हिंदी में नहीं लिखा। ठीक है, कि जो गांधार कला है वह कुषाण के समय में विकसित हुआ या नहीं हुआ। तो इसका कंसर्न हो जाएगा सत्य। गांधार कला का विकास मुख्यतः कुषाण काल में हुआ था। ठीक है, कुषाण के प्रसिद्ध राजा थे कनिष्क, आपने नाम सुना होगा। ठीक है, कनिष्क बहुत फेमस राजा है। तो कुषाण वंश के सबसे प्रसिद्ध राजा हैं कनिष्क। तो उस समय जो है गांधार कला का विकास हुआ। ठीक है, अब गांधार कला क्या है तो उसके बारे में, इसकी विशेषता क्या है, उसको हम लोग जानेंगे कल PY नोट्स में। ठीक है, दूसरा है आपका मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट यूज्ड रेड सैंडस्टोन इन इट्स स्तूप, यानी कि मथुरा आर्ट में जो है, मथुरा कला में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है। बिल्कुल, मथुरा कला में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है, ये सत्य है। ठीक है, अगर आपको इंग्लिश उतना समझने में दिक्कत हो रहा है तो आप क्वेश्चन पेपर वाला देख सकते हैं। ठीक है, हिंदी वाला। अगर मुझे भी दिक्कत होगा तो मैं भी देख लूँगा। नेक्स्ट अगला है द सांची स्तूप वाज बिल्ड बाय एम्परर अशोक इन द 3rd सेंचुरी BCE, यानी कि सांची का स्तूप अशोक के द्वारा 3री शताब्दी ईसा पूर्व में बनाया गया। बिल्कुल सत्य है। सांची का स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक के द्वारा 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व में बनाया गया। सांची का स्तूप आप सब ने देखा होगा, 50 रुपये के नोट में बना हुआ था, पुराना वाला जो 50 रुपये का नोट है ना, बड़ा वाला, उसमें। ठीक है, तो सांची का स्तूप, मैं फेस दिखा के बात करूँ, ज़्यादा हमको लगता है कि ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। तो सांची का स्तूप जो है वो कब बना, सम्राट अशोक के शासनकाल में। सम्राट अशोक कौन थे तो इसके बारे में भी जान लीजिए। सम्राट अशोक, इनके पिता का नाम था बिंदुसार। क्या बिंदु, बिंदु जो होता है ना उसमें सार जोड़ दीजिए, सार। सार एक गाली होता है झारखंड में, दूर सार हम लोग बोलते हैं ना, की क्वेश्चन है एमने। ठीक है, तो दूर सार हम लोग बोलते हैं। तो बिंदुसार अशोक के पिता का नाम था, और बिंदुसार के पिता मतलब कि अशोक के दादाजी का नाम क्या था, चंद्रगुप्त मौर्य, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के नाती थे अशोक, बिल्कुल नाती थे, और ये मौर्य साम्राज्य के वंशज के थे। ठीक है, तो इन्होंने ही सांची का स्तूप का निर्माण करवाया। सांची का स्तूप, जितना भी स्तूप है, ठीक है, उन सब में बौद्ध धर्म के अवशेष डाले गए हैं। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। कहाँ पे, मध्य प्रदेश का रायसेन जिला। ठीक है, नेक्स्ट अगला है जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया। बिल्कुल सत्य है। यहाँ पे क्वेश्चन है जामा मस्जिद वाज बिल्ड बाय मुगल एम्परर शाहजहां। बिल्कुल, जामा मस्जिद और ताजमहल दोनों का निर्माण शाहजहां ने करवाया है। ठीक है, केवल जामा मस्जिद नहीं, ताजमहल का भी निर्माण किसने करवाया है, शाहजहां ने। ठीक है, तो जामा मस्जिद ये कहाँ पे है, दिल्ली में है। ताजमहल कहाँ पे है, आगरा में है, आगरा UP। ठीक है, नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। सोहराय चित्रकला झारखंड की प्रमुख लोक कला है, ये भी सत्य है। ठीक है, तो आपको सत्य और असत्य कथन पूछा गया था, ट्रू और फॉल्स। ठीक है, कोहबर भी आपका झारखंड का है, मधुबनी बिहार का है। ठीक है, तो अगर आपको पूछा जाए तो आपको इस सबको नोट डाउन करना है। नेक्स्ट आपके आते हैं अगले वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आंसर 5 मार्क्स के लिए। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन है आपका गांधार कला विद्यालय से आप क्या समझते हैं। ठीक है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय गांधार स्कूल ऑफ आर्ट। या तो आपको मथुरा स्कूल के बारे में पूछेगा या गांधार स्कूल के बारे में। ठीक है, मतलब गांधार कला या मथुरा कला। ठीक है, कोहबर भी पूछ सकता है, सोहराय पेंटिंग भी पूछ सकता है, पूछने का कुछ भी पूछ सकता है जो आपके सिलेबस में है। तो इसमें पूछा गया है गांधार कला के बारे में। गांधार कला भारतीय मूर्ति कला की एक महत्वपूर्ण शैली है। तो ये किसकी शैली है, मूर्ति कला, यानी कि मूर्ति बनाया जाता है इस शैली से। बिल्कुल, इस शैली से मूर्ति बनाई जाती है, जिसका विकास उत्तर पश्चिम भारत, वर्तमान पाकिस्तान और अफगानिस्तान। इसका निर्माण कहाँ हुआ, गांधार कला का। गांधारी जो है आप पाकिस्तान में महाभारत में सुने होंगे, गांधारी वो अफगानिस्तान की थी। ठीक है, तो गांधार कला का जो निर्माण होता है वो मुख्यतः पाकिस्तान और अफगानिस्तान के क्षेत्र में होता है। मुख्यतः ये कुषाण काल में होता है। कुषाण, उनके प्रसिद्ध राजा थे कनिष्क। ठीक है, 1st से 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व में। ठीक है, और यह कला बौद्ध धर्म से गहराई से जुड़ी हुई है। गांधार कला किससे जुड़ी हुई है, बौद्ध धर्म से। और इसमें भारतीय और यूनानी रोमन कला का सुंदर समन्वय देखने को मिलता है। मतलब इसमें भारतीय कला का भी मिश्रण मिलता है, और यूनान से जो लोग आए थे
ठीक है। यूनानी राजदूत हमारे यहाँ पे एक आया था, सेल्यूकस निकेटर, ठीक है। मेगास्थनीज, ये सब यूनान के थे, ठीक है, यूनान से आए थे। यूनान एक देश है, उसकी राजधानी है एथेंस, ठीक है। तो इस कला में, गांधार कला में आपको भारत प्लस यूनान दोनों का जो है कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, दोनों की संस्कृतियों का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, ठीक है। इसकी मुख्य विशेषताएं क्या क्या हैं, तो देखिए इसमें है कि आपका यूनानी रोमन प्रभाव देखने को मिलता है। गांधार कला की मूर्तियों में, गांधार कला की जितनी भी मूर्तियाँ बनाई गई हैं उसमें यूनानी और मतलब ना अगर यहाँ पे अगर हम एक फ़ोटो दे देते हैं तो बहुत अच्छा रहता ना। गांधार कला की मूर्तियों में बनावट, वस्त्र, जितने भी कपड़े होते हैं और बालों की शैली पर यूनानी प्रभाव का स्पष्ट छाप दिखाई देगा आपको। यथार्थवादी मतलब होता है रियलिज्म, यथार्थवादी बोलिए चाहे व्यवहारवादी बोलिए चाहे क्या बोलिएगा, रियलिज्म, जो आपका वर्तमान जीवन में दिखाई देता है, ठीक है, प्रैक्टिकल लाइफ में दिखाई देता है। तो यथार्थवादी यानी कि मूर्तियों में, गांधार कला की जितने भी मूर्तियां हैं उनमें अत्यंत सजीव और प्रकृति लगती है, लगेगा कि मूर्ति है ही नहीं, ये वास्तव का आदमी है, ठीक है, जिसमें शरीर की मांसपेशियां और चेहरे के भाव स्पष्ट होते हैं। बुद्ध की मानव रूप में प्रस्तुति, ये जो गांधार कला है इसमें पहली बार बुद्ध को मानव रूप में दर्शाया गया, जो इस कला की सबसे बड़ी विशेषता है। गांधार कला की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि बुद्ध को मानव के रूप में दर्शाया गया है, ठीक है। मैं अभी एक फ़ोटो दिखाऊंगा आपको, तब ज़्यादा कोरिलेट कर पाएंगे आप, ज़्यादा समझ पाएंगे आप। सामग्री, तो देखिए जब गांधार कला की मूर्ति को तैयार किया जाता है, मूर्ति को इंग्लिश में स्टैचू बोलते हैं, ठीक है, तो हम लोग एक स्टैचू लगाते थे, मतलब बोलेंगे स्टैचू तो आपको रुकना है, एकदम स्टैचू बन जाना है, मूर्ति बन जाना है, ठीक है, और अगर हिलेंगे तो एक मुक्का देंगे, बचपन में खेलते थे। सामग्री मुख्यतः ग्रे सिस्ट, यानी कि इसमें ग्रे सिस्ट पत्थरों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें बारीकी से नक्काशी की जाती है, ठीक है, एकदम छोटी छोटी बारीकी, जैसे कि आँख के भौएँ जो होते हैं, आँख के हमारे भौएँ जिसको आईब्रो बोलते हैं आप लोग, वो भी बहुत अच्छे से उन लोग बारीकी से डिजाइन करता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। अगला आ जाता है निष्कर्ष, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा कि गांधार कला जो है, पूरा आप थोड़ा सा लिख दीजिएगा और विस्तार से, भारत और यूनानी कला का समन्वय है। इसमें सजीव जीवन को रूप में दिखाई जाती है मूर्तियों को, और इसका विकास पाकिस्तान और अफगानिस्तान के क्षेत्रों में हुआ, ठीक है, जो प्राचीन काल में गांधार के नाम से जाना जाता था, इसलिए इसे गांधार कला कहा गया। इसमें बौद्ध कला की नई दिशा दी, ठीक है, और बुद्ध को जीवन के रूप में दर्शाया है। आप थोड़ा और विस्तार से लिख लीजिएगा, ठीक है। अगर 15 मार्क्स का आएगा तो आपको कम से कम 300 वर्ड्स में आंसर करने हैं, ठीक है। अब कैसे कीजिएगा, अपना दिमाग लगाइए यार, ठीक है, हमेशा मतलब क्या बताएं, अपना दिमाग का प्रयोग कीजिए। देखिए ये जो मूर्तियाँ आप देख रहे हैं, ये गांधार कला की मूर्तियाँ हैं, कितना बारीकी से बनाया गया है, देखिए गौर से, ठीक है। तो ये मूर्ति क्या है, गांधार कला की मूर्ति है, ठीक है, देख लिए। इसमें बुद्ध की प्रतिमा को बनाया गया है। तो अगर आप क्रोम पे सर्च कीजिएगा कि गांधार कला की मूर्तियाँ, तो आपको बुद्ध का ही मूर्ति मिलेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें बुद्ध को ज़्यादा महत्व से दिखाया गया है। अब देखिए ये मथुरा कला की मूर्तियाँ हैं, ठीक है, मथुरा कला की मूर्ति है, इसमें बुद्ध की भी मूर्ति है और कुछ जो है मतलब कामुक स्त्रियों की भी मूर्ति है ठीक है, जिसपे आप खजुराहो का मंदिर में देख सकते हैं। ये भगवान महावीर का मूर्ति है, ठीक है, जैन धर्म के। चलिए, और क्लास 8 में अगर आपने हिस्ट्री पढ़ा होगा, फ़ोटो सब मुझे याद है, तो उसमें जो है इन सब मूर्तियों का भी छाप मुझे लगता है देखें हैं, ठीक है। मिट्टी से निर्मित विश्व की प्रख्यात, ये क्या है जी, गांधार कला, मथुरा कला, ठीक है। एक है अमरावती कला, ठीक है, इसकी भी मूर्तियों को देख लेते हैं हम लोग। अमरावती, ये देखिए, क्लास 8 का हिस्ट्री अगर आपने देखा होगा, गवर्नमेंट स्कूल से अगर आप पढ़े हैं, सरकारी स्कूल से, ठीक है, तो मैंने तो सरकारी स्कूल से ही पढ़ा है, तो मुझे याद है कि इन सब मूर्तियों को बनाया गया था, ठीक है, उसमें दिखाया गया था। तो गांधार कला, मथुरा कला और अमरावती कला, तीन की हम लोगों ने मूर्तियाँ देख ली कि ये जो है मूर्ति बनाने का टेक्निक है। थोड़ा सा हम लोग इसको जो है ना एक नज़र देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। देखिए गांधार कला, मथुरा कला और अमरावती कला का यहाँ पे देखिए बुद्ध का एक मूर्ति है। इसमें बोला गया है, ये जो गांधार कला है, कि इसमें ग्रीक और रोमन का समन्वय है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे बोला गया है कि ग्रीस स्टोन का प्रयोग किया गया है और रियलिस्टिक मतलब कि वास्तविक जीवन को दर्शाया गया है,
जो मथुरा कला है इसमें रेड स्टोन यानी कि लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है। मथुरा कला में देखिए लाल लाल है ना, तो लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है। फिर बोला गया है कि बेयर चेस्ट लेंथ रॉब और सॉफ्टर राउंड फीचर, तो इसमें जो है कोमलता को ज़्यादा दर्शाया गया है। नेक्स्ट आपका आ जाता है अमरावती कला। इसमें बोला गया है इंट्रिकेट कार्विंग्स लाइट कोरल स्टोन, इसमें जो है लाइट कोरल स्टोन का प्रयोग किया गया है। ठीक है, चमकीले पत्थरों का प्रयोग किया गया है और नैरेटिव सीन्स दिए गए हैं इसमें। ठीक है, देखिए यहाँ पे अलग अलग सीन्स दिए गए हैं, अलग अलग चित्र बनाए गए हैं। ठीक है, तो ये अमरावती कला का है जिसमें आपको नैरेटिव सीन्स मिलते हैं, विभिन्न प्रकार के चित्र मिलते हैं। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नोट्स की ओर। तो अब हम लोग करने वाले मथुरा कला। ठीक है, मथुरा कला, हाँ वही जिसमें लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया था। तो देखते हैं मथुरा कला। मथुरा जो है यूपी का एक शहर है। ठीक है, और श्री कृष्ण के मतलब जन्मस्थली है। तो अगर आप हिंदू धर्म से होंगे तो आपको रिलेटेड कीजिएगा, बट धर्म जो है कोई भी हो, हिंदू हो, इस्लाम हो, क्रिश्चियनिटी हो, ठीक है, चाहे आपका यहूदी हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है, सिख धर्म हो, सभी का मैं रिस्पेक्ट करता हूँ और आपको भी करना चाहिए, सर्वधर्म समभाव। तो देखिए मथुरा कला भारतीय मूर्ति कला की एक प्रमुख शैली है जिसका विकास उत्तर प्रदेश के मथुरा क्षेत्र में हुआ। यह शैली पूर्णतः भारतीय परंपराओं पर आधारित है और इसमें धार्मिक एवं आध्यात्मिक भावनाओं का विशेष स्थान है। तो मथुरा कला पे विदेशी कोई प्रभाव नहीं है, जिस तरह से गांधार कला में आपका भारत और यूनान का कॉम्बिनेशन था। ठीक है, लेकिन मथुरा कला पूर्णतः भारतीय है, फुल्ली इंडियन। ठीक है, ये पूर्णतः भारतीय है। इसमें जो है आपको धार्मिक और आध्यात्मिक भावना का विकास मिलता है। ठीक है, भारतीयता, तो मुख्य विशेषता में लिखिएगा भारतीयता। ठीक है, इंडिजेनियस कैरेक्टर, मथुरा कला पूरी तरह से भारतीय संस्कृति और परंपरा पर आधारित है। इसमें विदेशी प्रभाव बहुत कम या बोले कि नहीं दिखाई देता है। इसमें लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है। इस शैली की मूर्तियों में जितनी भी मूर्तियां बनाई गई हैं लाल बलुआ पत्थर से बनाई गई हैं, जो इसकी पहचान है। ठीक है, आध्यात्मिकता, तो आध्यात्मिक व्यक्तित्व, मूर्तियों के चेहरे पर शांति, संतुलन और दिव्यता का भाव दिखाई देता है, जो इसे क्या बोलाता है, विशिष्ट बनाता है। ठीक है, यानी कि आध्यात्मिकता या धार्मिकता इनका एक विशेषता है। विविध विषय वस्तु, इसमें जो है बौद्ध धर्म के, जैन धर्म के, हिंदू धर्म के देवी देवताओं की मूर्तियां बनाई गई हैं, क्योंकि देखिए मथुरा जो है एक हिंदू धर्म का है जगह। ठीक है, और बौद्ध धर्म, जैन धर्म और सिख धर्म, भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग बौद्ध धर्म, जैन धर्म और सिख धर्म को हिंदू धर्म का ही अंग माना गया है। ठीक है, तो बौद्ध धर्म, जैन धर्म और सिख धर्म ये तीनों मूल रूप से हिंदू धर्म ही है। ठीक है, क्योंकि बाद महावीर स्वामी हो, चाहे गौतम बुद्ध हो, चाहे गुरु गोविंद सिंह हो, पहले ये हिंदू ही थे, बाद में ये अपना धर्म बनाए हैं। ठीक है, नेक्स्ट सरलता और संतुलन, तो इन मूर्तियों में आपको सरल, अस्पष्ट और संतुलित होती हैं, जो भारतीय कला की मौलिक विशेषता को दर्शाती है। लास्ट में निष्कर्ष लिख दीजिएगा कि मथुरा कला का विकास भारत की एक मूल धरोहर है और यह उत्तर प्रदेश के मथुरा में विकसित हुआ, जिसमें भारतीय कला को स्वतंत्र पहचान मिली। और हिंदू धर्म में बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म की मूर्तियाँ बनाई जाती हैं, लाल बलुआ पत्थर का निर्माण किया जाता है। मतलब जितना भी पढ़ते हैं उसका एक समरी आपको दे देना है। ठीक है, अब आ जाता है ग्रुप बी। ग्रुप बी में आपको 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। पहला क्वेश्चन है बृहदेश्वर मंदिर की वास्तुकला चर्चा करें। कि बृहदेश्वर मंदिर है और ये तमिलनाडु में है। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा बृहदेश्वर मंदिर। मैं तमिलनाडु गया था बट बृहदेश्वर मंदिर नहीं जा सका यार। ठीक है, जलकंठेश्वर मंदिर गया था मैं। चलिए दिखाता हूँ आपको पहले मंदिर। देखिए ये है बृहदेश्वर मंदिर जो कि तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, तमिलनाडु का एक जिला है तंजावुर, वहीं पे स्थित है। और ये जो है शिव मंदिर है। ठीक है, कौन सा मंदिर है, शिव मंदिर। तो ये जो तमिलनाडु का बृहदेश्वर मंदिर है इसे राजा राज चोल प्रथम के द्वारा बनाया गया था। और देखिए मंदिर बनाने के ना 3 प्रकार की टेक्निक होते हैं। एक होता है द्रविड़ शैली, एक होता है नागढ़ शैली। ठीक है, नागढ़ शैली, एक होता है द्रविड़ शैली और एक होता है बेसर शैली। ठीक है, उत्तर भारत में नागर शैली से मंदिर बनाए जाते हैं। नागर शैली जिसमें आपका एक घर बनाया जाता है चौरकोना और ऊपर में एक गुंबद बनाया जाता है, इसको बोलते हैं नागर शैली। एक होता है द्रविड़ शैली जिसमें मंदिर जो है शंकु आकार बनाया जाता है, जो कि दक्षिण भारत में आपको देखने को मिलेगा, साउथ इंडिया में। तो ये नागर शैली का एग्जाम्पल है।
एक रहता है बेसर शैली, जिसमें आपका शंकु आकार और ये चौकोना घर दोनों का मिक्स रहता है, जिसमें नागर शैली और द्रविड़ शैली का कॉम्बिनेशन पाया जाता है, उसको बोलते हैं बेसर शैली। ठीक है, बेसर में दोनों का मिला जुला रूप रहता है, नागर और द्रविड़ का। ठीक है, तो ये देख लिए मंदिर। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, तमिलनाडु के तंजावुर में स्थित एक भव्य शिव मंदिर है। अगर कभी मौका मिले, पैसा हो, ठीक है, तो ये सब घूमने जाइएगा। ठीक है, पार्लर वगैरह मत जाइएगा, मतलब जाइए लेकिन फालतू का पैसा बर्बाद मत कीजिए, इससे अच्छा कहीं घूमिए। ठीक है, जिसका निर्माण चोल शासक राजा राज चोल प्रथम के द्वारा 11वीं शताब्दी में कराया गया था। यह मंदिर द्रविड़ शैली की वास्तुकला का सर्वोत्तम उदाहरण है। कौन सा शैली? द्रविड़ शैली। ठीक है, इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल किया गया है। यूनेस्को में विश्व धरोहर वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया जाता है। अगर आप कंपटीशन का थोड़ा सा तैयारी किए तो आपको मालूम होगा। यह मंदिर न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह चोल साम्राज्य जब चल रहा था, ठीक है, ये राजा राज चोल राजा है, चोल राजा। ठीक है, तो यह स्थापत्य कला, तकनीक, दक्षता, सांस्कृतिक समृद्धि को भी दर्शाता है। किस काल के? चोल काल के। ठीक है, चोल राजाओं के बारे में। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है कि विशाल विमाना, यानी कि बृहदेश्वर मंदिर का विमाना इसकी सबसे प्रमुख विशेषता है, जो लगभग 60 से 66 मीटर ऊंचा है। कितना मीटर है? 60 से 66 मीटर ऊंचा है मंदिर। यह पिरामिड आकार का है। पिरामिड मतलब मिस्र का पिरामिड आपने देखा है ना, शंकु आकार, वो पिरामिड के आकार का है। इसके शीर्ष पर एक विशाल एकल पत्थर है, कैलाश रखा गया है। ठीक है, इसका नाम क्या है? कैलाश। इतने बड़े पत्थर को इतनी ऊंचाई पर स्थापित करना उस समय की अद्भुत इंजीनियरिंग क्षमता को दिखाता है। ठीक है, कि देखो उस टाइम में भी टेक्नोलॉजी था। ठीक है, टेक्नोलॉजी आज नहीं, प्राचीन काल से ही है भारत में। ठीक है, ये जो है ये पत्थर है बड़ा सा, ये बड़ा सा एक पत्थर है यार। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी को दर्शा। आगे देखते हैं गोपुरम। ठीक है, ये गोपुरम क्या है? तो मंदिर का जो प्रवेश द्वार होता है उसको गोपुरम कहा जाता है। अगर आपने क्लास 12 हिस्ट्री पढ़ा है तो आपको मालूम होगा गोपुरम। ठीक है, गर्भगिरी, ये सब जो है मंदिर का अंदर का भाग गर्भगिरी कहते हैं। गोपुरम मंदिर के प्रवेश द्वार पर विशाल गोपुरम निर्मित है, जो ऊंचा और अत्यंत सजावटी है। इस पर देवी देवताएं, मतलब जो दरवाजा होता है उसमें देवी देवताएं, ठीक है, मिथकीय कथा और विभिन्न प्राकृतिक नक्काशी की जाती है, जो द्रविड़ शैली की पहचान है। नंदी मंडप, ये क्या है नंदी मंडप? तो मंदिर के सामने एक विशाल नंदी की मूर्ति स्थापित होती है। नंदी जो भगवान शिव के वाहन कहे जाते हैं। ठीक है, जो एक ही पत्थर से निर्मित है। यह मूर्ति मंदिर की भव्यता को दर्शाती है कि कितना विशाल मंदिर है, इसको दर्शाती है नंदी मंडप। नंदी किसकी पहचान है? तो भगवान शिव के वाहन के। ठीक है, धार्मिक महत्व को दर्शाती है। विशाल प्रांगण, मंदिर के अंदर में एक विशाल आंगन मिलता है। मंदिर के आंगन को प्रांगण कहते हैं। मंदिर का परिसर अत्यंत विशाल और सुव्यवस्थित है। इसमें क्या है आपका? तो गर्भगृह है। गर्भगृह जो मंदिर का सबसे अंदर का भाग होता है, जहाँ पे भगवान या मूर्ति को रखा जाता है। मंडप, ठीक है, मंडप क्या है? चारों ओर का बालकनी। प्रांगण, आंगन को कहते हैं, मंदिर का जो आंगन है। और अन्य सहायक संरचनाएं जैसे कि नंदी मंडप। ठीक है, यह मंदिर की योजनाओं को संगठित करके एक विशाल भव्यता दर्शाती है। और मूर्तिकला की सजावट, तो इसमें बताइएगा कि मूर्ति की दीवारों पर अत्यंत सुंदर मूर्तियाँ और नक्काशी की गई है। इसमें देवी देवताएं, नर्तक यानी कि डांसर, विभिन्न धार्मिक कथाओं का चित्रण किया गया है, जो कला की उत्कृष्टता को दर्शाती है। डिस्कर्स में लिखिएगा, अतः बृहदेश्वर मंदिर वास्तुकला की एक अद्भुत उत्तम शैली का उदाहरण है, जो कि चोल साम्राज्य के द्वारा, राजराज चोल के द्वारा बनाया गया। ठीक है, तमिलनाडु में यहाँ पे कई पर्यटन भी जाते हैं घूमने के लिए, और इसे यूनेस्को में विश्व धरोहर भी घोषित किया है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी घोषित किया है। ठीक है, इसका संरक्षण अब जो है विश्व स्तर पे यूनेस्को के द्वारा किया जाता है। यूनेस्को का फुल फॉर्म मालूम है जी? यूनेस्को ये होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन ऑफ साइंटिफिकल कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसको फुल फॉर्म बोलते हैं। मुझे लगा मैं भूल चुका हूँ, लेकिन नहीं भूला हूँ। ठीक है, आखिरकार तैयारी 6 साल मैंने किया है यार। नेक्स्ट, खजुराहो मंदिर की विशेषता के बारे में बता रहा है। खजुराहो का मंदिर देखें, चलिए देखते हैं खजुराहो का मंदिर। देखिए, तो ये है खजुराहो का मंदिर, देखने में ही लगता है भव्य। ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। ठीक है,
इसमें बहुत सारे चित्रकारी की गई है। ये देखिए, हम लोग बचपन में देखते थे तो शर्मा जाते थे, है ना। अभी भी शर्माते हैं यार। चलिए इसको देख लेते हैं अच्छे से। आप कितना सर्च कीजिएगा, इससे अच्छा मैं ही सर्च कर देता हूँ। तो ये खजुराहो के मंदिर सब है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। देखिए यहाँ पे देखिए, ये जो है पहले इसको घर बनाया गया है नीचे में, उसके बाद इसको ऊपर में शेप दिया गया है गुम्बद का, ठीक है। अब ये जो गुम्बद आकार है इसी को नागर शैली बोलते हैं। और दक्षिण भारत में क्या था कि डायरेक्टली आपको इस तरह से देखने को मिलता है, इस तरह से डायरेक्टली शंकु आकार, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये पहले घर बनाया चरकुना, उसके ऊपर में ये दिया है, तो इसको बोलते हैं नागर शैली, ठीक है, जो कि दक्षिण भारत में उत्तर भारत में देखने को मिलता है, ठीक है। और खजुराहो के मंदिर में आपको ये सारे चित्र देखने को मिलती हैं, ठीक है, जो कि भारत में इसकी आप देखे होंगे, ठीक है, बोलूँगा नहीं। ये भी पार्ट ऑफ लाइफ है और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ है, ठीक है, ख़ास तौर पे यूथ एज पे, ठीक है। चलिए देख लिए। तो इसमें जो है क्या बोलते हैं नाइट, अरे यार वो जो एक किताब है इसके ऊपर लिखा गया है, ठीक है, मुझे किताब का नाम नहीं याद आ रहा है, ठीक है। तो ये कामुक तस्वीरों को भी यहाँ पे दिखाया गया है। हाँ एक है इसमें, ये वर्ड मैं नहीं बोलूँगा, लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये वर्ड का प्रयोग, ये किताब जो है इसको यहाँ पे शो कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके। चलिए आगे देख लेते हैं। तो ये जो है नागर शैली का उदाहरण है, ठीक है। और खजुराहो का मंदिर सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि यह ऊंचा जो है घुमावदार है, और जो पर्वत के सामने दिखाई देता है यह आध्यात्मिक उन्नति और दिव्यता का प्रतीक है, ठीक है। खजुराहो का मंदिर जो है आपका मध्य प्रदेश में है। इसका निर्माण चंदेल शासक थे, चंदेल वंश का एक शासक था, ठीक है, उसके द्वारा 10 से 12वीं शताब्दी के बीच में किया गया। लगभग 200 साल लग गया था इस मंदिर को बनाने में। यह मंदिर नागर शैली की वास्तुकला का सबसे अच्छा उदाहरण है और अपनी मूर्ति कला तथा शिल्प कला के लिए विश्व में प्रसिद्ध है, ठीक है। तो इस पेपर में आपको मूर्ति कला, मंदिर कला के बारे में ही पढ़ना है, समझ गए ना। इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर में आपको मूर्ति कला और मंदिर कला के बारे में पढ़ना है कि कैसे कैसे मंदिर है, कैसे कैसे मूर्ति है, ठीक है, ताकि आप आफ्टर मैरिज घूमने जाइएगा इस सब में ठीक है, विथ ऑल फैमिली। जटिल मूर्ति कला, मंदिर कला की बाहरी दीवारों पर अत्यंत सूक्ष्म और जटिल नक्काशी की गई है। इसमें देवी देवताओं, मानव की आकृति, नर्तक, पशु पक्षियों का चित्रण किया गया है, ठीक है। काम कला, देखिए यहाँ पे मैंने एक लिखा था किताब जिसको भारत में बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी भी दिया गया है, कामसूत्र, ठीक है। तो इसमें जो है आपका काम कला का भी दिखाया गया है। खजुराहो मंदिर की एक विशेष पहचान उनकी काम कला से संबंधित मूर्तियाँ हैं, ठीक है। काम कला, ये मूर्तियाँ केवल भौतिक प्रेम नहीं बल्कि मनुष्य के संतुलन और आध्यात्मिकता को दर्शाती है, ठीक है, कि भाई दोनों करो, ठीक है। लाइफ में सब कुछ जरूरी है लेकिन एक संतुलन के साथ। यही चीज़ यहाँ पे बोला गया है कि जीवन के संतुलन और आध्यात्मिकता को दर्शाती है, ठीक है। संरचनात्मक योजन, मंदिर में गर्भगृह है, मंडप है, अर्धमंडप है, इन सभी का संतुलित संयोजन और वास्तुकला की उत्कृष्ट योजना को दर्शाती है, ठीक है। अतः खजुराहो मंदिर भारतीय वास्तुकला, मूर्तिकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। बाकी आप लिख लीजिएगा। अब जामा मस्जिद के बारे में जानते हैं। चलिए जामा मस्जिद के स्थापत्य कला का महत्व देखिए। पहले हम लोग जामा मस्जिद का फोटो देखेंगे, उसके बाद हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे, ठीक है। जामा मस्जिद दिल्ली में स्थित है, ठीक है, ठीक है। तो आपको जो है 5 मिनट का ब्रेक लेना है प्रत्येक क्लास में, चाहे कोई टीचर बोले या ना बोले, ये मैं बता दे रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब भी किसी का भी क्लास लीजिएगा 25 मिनट देखिएगा, 20 मिनट देखिएगा या 25 मिनट या मैक्सिमम आधा घंटा, 5 मिनट का ब्रेक जरूरी है, ठीक है। तो जाइए पानी वानी पी के आइए, टॉयलेट वगैरह करके आइए, 5 मिनट का ब्रेक लीजिए, वीडियो को रोक लीजिए। तो ये है जामा मस्जिद जो कि दिल्ली में स्थित है, ठीक है, देखिए। और यहाँ पे हज़ारों लोग नमाज अदा करते हैं, ठीक है। 5 वक्त का नमाज अदा करते हैं जी आप लोग नहीं करते हैं? चलिए जितना करते हैं संभव हो कीजिए। जुम्मे के कम से कम आपको नमाज अदा करना चाहिए, ठीक है, शुक्रवार के दिन। चलिए तो देख लेते हैं, यहाँ पे ये जामा मस्जिद है और यहाँ पे आदमी नमाज अदा कर रहा है, ठीक है। ये कहाँ पे बना है? ये दिल्ली में बना है।
किसने बनाया था? तो वही शाहजहाँ ने बनवाया था, जिसने ताजमहल को भी बनवाया है। ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा कि गुंबद कई गो है, ये 2 गो खम्भे हैं बड़े बड़े। ठीक, ये 2 गो बड़ा बड़ा गुंबद है और एक यहाँ पे बीच में 3 गो गुंबद है ना। ठीक है, ऊपर में भी है यहाँ पे मकबरा, ठीक है, बना हुआ। और ये बड़ा सा एक दरवाज़ा है और प्रत्येक में फिर एक दरवाज़ा है, 1 2 3 4 5 और इधर 5 10 गो दरवाज़ा है। ठीक है, और साइड में क्या है, रेलिंग बनाया गया है। तो ये देख लीजिए जामा मस्जिद आपने, ये कहाँ पे है? दिल्ली में। ओके, चलिए तो जाइए जामा मस्जिद। देखिए आप इस्लाम धर्म से हैं तो आप ये सब जाइए, दरगाह वगैरह जाइए। ठीक है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह जाइए। ठीक, और भी जितना दरगाह है, अजमेर शरीफ जाइए। ठीक है, और मौका मिले कभी तो मक्का मदीना घूम के आ जाइए। चलिए तो हम लोग करते हैं अब जामा मस्जिद के बारे में। देखिए जामा मस्जिद की स्थापत्य कला के बारे में पूछा गया है। मेरा बैटरी जो है 5% हो गया है, तो 3% होगा और मैं बंद कर दूंगा। जामा मस्जिद के स्थापत्य कला को परिभाषित करें। डिफाइन द आर्किटेक्चर इम्पोर्टेंस ऑफ जामा मस्जिद। जामा मस्जिद दिल्ली में स्थित एक भारत की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है, जिसका निर्माण मुगल सम्राट, ठीक है, शाहजहाँ के द्वारा 17वीं शताब्दी में कराया गया था। यह मुगल स्थापत्य कला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है जो धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। विशाल प्रांगण, इसमें एक विशाल प्रांगण पाया जाता है। इसमें गुंबद की मीनारें हैं। ठीक है, निर्माण सामग्री में इसमें सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग किया गया है और बलुआ पत्थर, लाल बलुआ पत्थर जो कि मथुरा शैली में प्रयोग किया गया था, इसमें भी किया गया है और सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग किया गया है। ठीक है, दोनों को मिला के बनाया गया है। संतुलन और समरूपता, देखिए वीडियो को मैं अब थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ। ठीक है, जल्दी जल्दी अब आप लोग कर लीजिएगा, इतना लंबा फिर वीडियो हो जाएगा ना, मुझे भी दिक्कत होगा। हुमायूं के मकबरे का ऐतिहासिक महत्व बताइए। हुमायूं का मकबरा, चलिए पहले हुमायूं का मकबरा देखते हैं। ठीक है, तो देखिए ये है हुमायूं का मकबरा। ठीक है, अच्छा है, बिल्कुल अच्छा है जी। अच्छा काहे नहीं होगा, घूमना सभी को अच्छा लगता है ना, लेकिन पैसा नहीं है। टाका अच्छा है, टाका चल जाओ वो घूमते हैं। ठीक है, तो हम इन घूमें जी भाई। ठीक है, तो मैं घूमे जा हूँ। चलिए देखते हैं, मौका मिलेगा तो ज़रूर जाएंगे। ये दिल्ली का है हुमायूं का मकबरा, तो देख लीजिए। यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग कुछ ऐसा फ़ोटो को लेंगे जिसमें हमको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो ये रहे यार, ये तो वीडियो ओपन हो गया। चलिए इस फ़ोटो को ले लेते हैं। देखिए हुमायूं का ये मकबरा है, इसमें भी आपको देखिए तो एक बड़ा सा, सबसे पहले तो नीचे में बनाया गया है। ठीक है, घर, और इस सब में दरवाजे हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो बड़ा सा 3 गो, देखिए 1 गुम्बद, 2 गो, 3 गो बड़ा गुम्बद और 2 गो छोटे गुम्बद हैं। ठीक है, और एक बड़ा सा हॉल है, मतलब दरवाज़ा है, और साइड में 2 दरवाजे हैं। देखा जाए तो 3 गो जो है यहाँ पे मीनार है। ठीक है, कुतुब मीनार का भी हो सकता है, पूछ लें, कुतुब मीनार भी देख लीजिएगा। तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? दिल्ली में। ठीक है, और इसका निर्माण अकबर ने अपने पिता हुमायूं की स्मृति के संबंध के बारे में करवाया था। आपको मुगल वंश का टाइम पीरियड पूरा याद है, एक बार याद कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए मुगल काल का जितना भी टाइम पीरियड है, सबसे पहले कौन आता है? बाबर आता है। भारत में 1526 ईस्वी में आता है, एकदम क्या बोलते हैं उसको, फेंकता है पूरा यार वो तोप। ठीक है, इब्राहिम लोदी को हराता है 1526 में। फिर यहाँ पे मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है कौन? बाबर। फिर बाबर का बेटा होता है हुमायूं। ठीक है, हुमायूं होता है बाबर का बेटा। बाबर के बाद हुमायूं आता है, हुमायूं का बेटा होता है, और हुमायूं को जो है ना शेरशाह सूरी, जो बिहार का शासक था, वो मार के भगा देता है। ठीक है, चौसा का युद्ध में, तो शेरशाह सूरी मार के भगा देता है हुमायूं को। फिर बाद में हुमायूं आता है और हुमायूं का बेटा होता है अकबर। हुमायूं मर जाता है। ठीक है, उसके बाद उसका बेटा अकबर 12 साल की उम्र में गद्दी पे बैठता है। ठीक है, अकबर ग्रेट कहलाता है मुगल साम्राज्य का। उसके बाद उसका बेटा होता है सलीम, जिसको हम लोग अकबर का बेटा को जहांगीर के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद उसका बेटा होता है शाहजहाँ। शाहजहाँ का फिर 3-4 गो बेटा होता है, आपस में लड़ता है, और फिर औरंगजेब बचता है, और अंतिम मुगल सम्राट बचता है बहादुर शाह जफर II। ठीक है, चलिए वो सब उतना नहीं पढ़ना है आपको, बस इतना जान लेना है हुमायूं का मकबरे के बारे में। ठीक है, तो भारत का पहला भव्य मुगल मकबरा है ये, और यह मुगल स्थापत्य कला का शुरुआत का महत्वपूर्ण चरण दिखाया गया है इसमें।
भाई मकबरे में भारत का पहला इसमें आने वाले अस्मा थक गए हैं यार बोलते बोलते, ठीक है आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, चहार बाग शैली है, स्थापत्य का प्रभाव है, सांस्कृतिक समन्वय है। और अजंता की गुफा के बारे में पूछा गया है, अजंता भित्ति चित्र की विशेषताओं के बारे में बताइए। तो अजंता कहाँ पे स्थित है? अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है और यह भारतीय भित्ति चित्र का उत्कृष्ट उदाहरण है। ये चित्र में बौद्ध धर्म से संबंधित और प्राचीन कला की उत्तम उपलब्धियों में गिने जाते हैं। इसमें भित्ति चित्र तकनीक विषय वस्तु, रंगों का प्रयोग, भाव और भव्यता को व्यक्त करता है। ख़त्म। चलिए अब हम लोग अजंता को थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, अजंता की गुफाओं के बारे में, अजंता और एलोरा दोनों के बारे में जानते हैं। देखिए ये अजंता की गुफाएं हैं, ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। किसको देखेंगे? कोई एक देख लेते हैं। देखिए, ठीक है, तो यहाँ पे भी फ़ोटो वगैरह बनाया गया है। और मैंने 3 को शैली बताया था, मथुरा शैली, गांधार शैली और वो क्या था जो तीसरा शैली बताए थे, वही यहाँ पे फ़ोटो बनाया गया है। यहाँ पे देखिए मंदिरों को जो बनाया गया है ये इस तरह से बुद्ध की प्रतिमाएं हैं यहाँ पे। और ये प्राचीन काल में, अकेले जाइएगा तो डर लगेगा यार इस सब जगह में नहीं। ये पहाड़ को काट के गुफा बनाया गया है, देख रहे हैं? ठीक है, यहाँ पे बौद्ध भिक्षुक लोग रहते थे। तो इस सब कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी मैं कल नोट्स करवा दूंगा। और जो लोग ज्ञान सागर ऐप इंस्टॉल नहीं किए, इंस्टॉल कर लीजिएगा, लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है। थोड़ा सा बता देता हूँ ऐप के बारे में। तो ये है ज्ञान सागर ऐप, ठीक है, चैनल के नाम पे रखा गया है। इंस्टॉल कीजिएगा, लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है, प्ले स्टोर में भी मिल जाएगा। पढ़ो, अपने हक के लिए लड़ो, झारखंड में यही करना पड़ेगा। बिरसा मुंडा का लोगो आएगा और ऑटोमेटिकली आपका ऐप यहाँ पे आके रुक जाएगा। आपको यहाँ पे करना है, इस पर क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करना है। नीचे में देखिए क्रिएट एन अकाउंट लिखा है, आपको इस पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक कीजिएगा, आपका नाम और फ़ोन नंबर डालने को आएगा, अपना नाम फ़ोन नंबर डालिएगा और इस पर क्लिक कीजिएगा फिर से यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट पे। OTP आएगा, OTP को डालिएगा, ऐप आपका खुल जाएगा इस तरह से। आपको यहाँ पे फिर ऑल कोर्स में आना है। ऑल कोर्स में आएंगे, यहाँ से आपको बहुत सारा कोर्स मिलेगा अलग अलग यूनिवर्सिटी का। आपको कोल्हान यूनिवर्सिटी का कोर्स ले लेना है 60 रुपया में, सिर्फ 60 रुपया, ठीक है। पहले 35 रुपया था, नहीं लिए, अब दाम बढ़ गया है 60 रुपया। तो 60 रुपया में आपको ख़रीद लेना है ये कोर्स, ठीक है। फ़ोनपे, UPI जितना भी है, भीम, अमेजन पे, गूगल पे, सब चलेगा, सब से ले लेगा आप डायरेक्टली। QR कोड नहीं, डायरेक्टली आपका फ़ोन पे दबाइएगा और पासवर्ड डालिएगा, कट जाएगा 60 रुपया और आपका ये ऐप हो जाएगा। ये ऐप आपका 4 साल के लिए फ्री हो जाएगा, मतलब कंप्लीट ग्रेजुएशन का यहाँ पे नोट्स मिलेगा सिर्फ 60 रुपया में। 4 साल का फीस 60 रुपया, हाँ 4 साल का ट्यूशन फीस सिर्फ 60 रुपया, ठीक है। तो इसके बाद आप सेमेस्टर 2 में क्लिक कीजिए, फिर माइनर पेपर देखिए, चाहे सेक पेपर देखिए, चाहे ऐसी इंग्लिश कंपोजिशन देखिए, जो देखना है देखिए, सब फ्री है। MDC पेपर देखिए, ठीक है। सेमेस्टर 3 का भी मिल जाएगा सारा कंटेंट। 3 का कुछ अपलोड है, 4 का अपलोड है, 5 का अपलोड है, 6 का अपलोड है, ठीक है। सब एक ही बार में, एक बार खरीदिए फ्री हो जाएगा सब।